Of the following is a C4 plant that uses hatch and slack pathway. सभी को क्लियरली पता है कि शुगर केन क्या है, यहाँ पर C4 प्लांट है। इसके अलावा बाकी के सभी प्लांट्स क्या हैं, C3 प्लांट्स हैं। इसके अंदर याद रखना, जो राइस है, राइस क्रॉप में C3 प्लांट होने के साथ साथ इसमें हाईएस्ट फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। हाईएस्ट फोटो रेस्पिरेशन ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। शुगर केन में क्या होता है, C4 पाथवे पाया जाता है। C4 पाथवे के अंदर CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो आपका C4 प्लांट्स के अंदर CO2 का फिक्सेशन करता है। ऐसे ही C3 प्लांट्स के अंदर रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो आपका CO2 का फिक्सेशन करता है। शुगर केन के अलावा मेज याद रख लेना, मेज भी C4 प्लांट होता है और सोरघम भी C4 प्लांट होता है। ये दो एग्जाम्पल और याद रख लेना। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस कवर हुए। आगे बढ़ते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस इज मैक्सिमम एट सॉइल पीएच। पिछले सेशंस ने हमने किया था ये कि जो न्यूट्रल पीएच होता है वहाँ पर हाईएस्ट अवेलेबिलिटी होती है इसकी। तो यहाँ पर न्यूट्रल पीएच देख लीजिए, एसिडिक पीएच है, ये भी एसिडिक पीएच है, ये न्यूट्रल पीएच की तरफ इशारा करती है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, 7.5 to 8.5 ये बेसिक की तरफ चला जाता है, ये एल्कलाइन की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये आपका 7 की रेंज में कौन सा आ रहा है, तीसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है, इनमें से क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन बताना है हमें। वीट जो होता है उसके अंदर क्रिटिकल स्टेज सब जानते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, तो आपका सेकंड मैच हो जाएगा। मेज के अंदर टेसलिंग या सिल्किंग स्टेज होता है, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। शुगर केन के अंदर ग्रांड फेज ही क्या होता है या ग्रांड ग्रोथ ही क्या होता है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होता है। इसके अलावा जो ग्राउंडनट है इसमें पैग इनिशिएशन या पैग फॉर्मेशन क्या होता है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होता है। जब पैग फॉर्मेशन हो रहा होता है ग्राउंडनट में, तब टिलेज को अवॉइड करना चाहिए। टिलेज अवॉइड करते हैं, क्यों करते हैं, जैसे ग्राउंडनट है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए ग्राउंडनट का पौधा है, इसकी जब पैक बनेंगे और अंदर जाएंगे तो उनमें क्या होता है, ग्राउंडनट लगता है। जब यहाँ पर सॉइल में छेड़खानी करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, तो ये अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा और आपके ग्राउंडनट में कर्नेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is used as an indicator organism for pasteurization of milk? मिल्क के पास्चराइजेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है काम में लिया जाता है, इस्चीरिया कोलाई। इस्चीरिया कोलाई को नहीं लिया जाता है, लेकिन इस्चीरिया कोलाई को एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है उसके रूप में काम में लिया जाता है। वो होता है फिकल कंटामिनेशन के लिए एक अच्छा इंडिकेटर माना गया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या होता है, ये भी आपका मिल्क के पास्चराइजेशन का इंडिकेटर तो नहीं होता है, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज जो होती है, जितने भी कैंड प्रोडक्ट होते हैं जिनको कैन के अंदर पैक किया जाता है, तो जितने भी ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उनके अंदर क्या होता है, टॉक्सिन सीक्रेट करने का एक मेजर कारण बनते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज होता है उसका रिस्पॉन्सिबल। अब बात करते हैं, अगला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो मिल्क का पास्चराइजेशन है उसको इसी बेसिस पर डिसाइड किया गया है कि अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो मिल्क पास्चराइज हो गया है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है इससे आपके टीबी नाम की डिजीज होती है। इसके बाद में है बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, ये आपका इंडिकेटर प्लांट, जो इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। इसके बाद में बचा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस, ये भी आपका कोई इंडिकेटर नहीं होता है। तो यहाँ से आपको याद में रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन। कौन सा जो है उसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन है, यानी कि CMS कौन सा है इनमें से। तो इनमें से आपका जो आंसर है वो तो करेक्ट कौन सा होगा आपको याद में रखना है, IR 58025A।
ये प्रीवियस एग्ज़ाम से उठाया गया क्वेश्चन है, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में दोबारा पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो जो ये एक क्या होता है, राइस का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज़ होती है, जो CMS होती है उसका उपयोग कहाँ किया गया है, इस वेराइटी के लिए पर्टिकुलर राइस के अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किया गया है। इसमें मेल जो है वो स्टेराइल होता है, साइटोप्लाज्म से इनहेरिट होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरी जनरेशन के अंदर। यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया का म्यूटेशन यहाँ पर देखने को मिलता हो। जो T65 है ये भी एक राइस की वैरायटी है, और आपका इसके अलावा जो PR114 है ये भी आपका राइस का वैरायटी है, राइस का वैरायटी होगा। और HD2967 ये बहुत ही फेमस वैरायटी है, जो वीट की वैरायटी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये तो आप सब जानते ही हैं, राइस की वैरायटी है जो एरोमेटिक वैरायटी होती है। आगे बढ़ते हैं। विच डिजीज इन राइस इज कॉज्ड बाय पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी से राइस के अंदर कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? ब्राउन स्पॉट, या फिर लीफ ब्लाइट, या ब्लास्ट, या फिर फॉल्स स्मट और सीथ ब्लाइट, इनमें से कौन सा डिजीज होगा? तो जो राइस ब्लास्ट होता है वही क्या होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक फंगस से देखने को मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है, राइस का एक डिस्ट्रक्टिव डिजीज होता है, और लीफ के जो नोड हैं और पेनिकल हैं उन सबको इम्पेक्ट करता है। जो ब्राउन स्पॉट होता है वो आपका होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से। जो लीफ ब्लाइट होता है वो किससे होता है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी से होता है, ये भी हो गया। इसके बाद आपका आता है फॉल्स स्मट, वो होता है एस्टिलेगिनोइडे वायरेंस से होता है, ये भी याद रखना। इसके बाद में बचा अपना सीथ ब्लाइट। सीथ ब्लाइट होता है वो राइजोक्टोनिया सोलिनी नाम के फंगस से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सभी डिजीज़ को एक बार ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट डिजीज होती हैं सारी राइस की। आगे बढ़ते हैं। LOD यानी कि लॉगरिथम ऑफ ओड्स स्कोर इन लिंकेज एनालिसिस मस्ट बी अबव, यानी कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए ये पूछा गया है। तो ये काम में कब लिया जाता है, कहाँ काम में लिया जाता है LOD स्कोर को, यानी कि लॉगरिथम ऑफ ओड्स को जेनेटिक लिंकेज के एनालिसिस में काम में लिया जाता है। जेनेटिक लिंकेज के एनालिसिस के लिए, या आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो इसके लिए काम में लिया जाता है। 3 से ज़्यादा हो तो लिंकेज जो होता है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है याद करने वाला। आगे बढ़ते हैं। इन सॉइल द हाईएस्ट माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज फाउंड इन। हाईएस्ट माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन होती है वो कहाँ पाई जाती है? सैंड फ्रैक्शन के अंदर, या सिल्ट फ्रैक्शन के अंदर, क्ले फ्रैक्शन, या ऑर्गेनिक मैटर, या कैपिलरी पोर्स के अंदर? एकदम क्लियर विजिबल है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि सोइल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया या फंजाई, या बात करें एक्टिनोमाइसिटीज़ की, वो ऑर्गेनिक मैटर के आसपास होते हैं, क्योंकि उनको कार्बन का सोर्स मिलता है ऑर्गेनिक मैटर से। आगे बढ़ते हैं। एज पर द MSP 2024-25 विच क्रॉप हैज़ द हाइएस्ट MSP। हमने अभी कुछ दिन पहले ही MSP के ऊपर पूरा एक लेक्चर लिया है, जिसके अंदर आपको 0 से लेकर सभी चीज़ें बताई गई हैं, कौन सी क्रॉप का कितना MSP होता है, के साथ में ही कौन MSP डिसाइड करता है, MSP के रिगार्डिंग और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो सारे उसमें कवर किए गए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आई बटन को दबाकर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही एक वीडियो और है छोटा सा, FRP के ऊपर बनाया है, जो रिसेंट में PIB का जो सोर्स आया था उससे मैंने सारी जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उसमें सारी कवर की हुई हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन प्रिसीजन फार्मिंग NDVI इज यूज टू मॉनिटर। प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर NDVI का यूज़ किसके मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, यह आपका पूछा गया क्वेश्चन है। वीड की ग्रोथ के लिए, या फिर सोइल की pH के लिए, सोइल हेल्थ के लिए, या फिर
रेनफॉल के लिए या सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो NDVI का यूज़ क्रॉप की हेल्थ के लिए किया जाता है। NDVI का मतलब क्या होता है? तो NDVI का मतलब आप लिख लीजिए, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो इससे क्या होता है, सैटेलाइट की इमेजनरी के थ्रू क्रॉप को ग्रीन कवर या स्ट्रेस या हेल्थ को डिटेक्ट किया जाता है कि क्रॉप की कैसी क्या हेल्थ है, कितनी यील्ड आ सकती है, क्या क्रॉप में कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की या फर्टिलाइज़र डालने की। ये सब क्या होता है, क्रॉप की हेल्थ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल ग्रास फॉर सैलाइन सॉइल? सैलाइन सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल ग्रास कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका लूशन या पैराग्रास या गुनिया ग्रास या फिर अंजन ग्रास या डिनांता ग्रास। इनमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये आपको पूछा गया है। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए। तो इसमें सैलाइन सॉइल के अंदर ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है पैराग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम आप सभी जानते ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। वो आप देख लेना। ये साल्ट टॉलरेंट होता है, जो कोस्टल एरिया और सैलाइन एरिया होते हैं वहाँ पर आपका ग्रो किया जाता है। व्हाट इज़ द क्रिटिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल? सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का कितना क्रिटिकल परसेंटेज पाया जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन सॉइल साइंस के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा शुरुआत में ही। तो आपका 0.5% आपका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो क्रिटिकल लेवल उसका 0.5 माना गया है, और इससे कम अगर है तो सॉइल की फर्टिलिटी मतलब कम मानी जाती है, लो फर्टिलिटी वाली सॉइल को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। हीट यूनिट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए क्रॉप लाइफ साइकिल इज नोन एज, यानी कि हीट यूनिट बतानी है अपन को जो रिक्वायर्ड होती है क्रॉप के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो वाटर यूज एफिशिएंसी, इसका कोई लेना देना नहीं है। या फिर LAI, जिसको लीफ एरिया इंडेक्स कहा जाता है, इसके बारे में AFO में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में है GDD या फिर मैच्योरिटी इंडेक्स या फिर क्रॉप ग्रोथ रेट। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो GDD है, ये क्या होता है आपका हीट यूनिट को मेज़र करता है। GDD का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग डिग्री डेज, ग्रोइंग डिग्री डेज, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। इसको निकालते कैसे हैं, इसको मेज़र करने का क्या मेथड होता है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई 2 माइनस बेस टेम्परेचर, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, मेजर करने का तरीका होता है। ये क्रॉप का थर्मल रिक्वायरमेंट बताता है। जितना GDT मिलेगा, यानी कि जितना ग्रोइंग डिग्री डेज मिलेगा, इसको कैलकुलेट करने पर उतना ही ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन थे वाटर यूज एफिशिएंसी, ये तो होता है किसी क्रॉप को अपन ने पानी दिया 100 लीटर, उसमें से 70 लीटर ही वो यूज कर पाया, तो वाटर यूज एफिशिएंसी उसकी 70% हो गई। इसके बाद में लीफ एरिया इंडेक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, और बाकी के आंसर आपके गलत हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। क्रॉप ग्रोथ रेट क्या होती है? अलग अलग फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी पर देखा जाता है। इसके भी 2 तरीके होते हैं, जो एक तो एब्सोल्यूट होता है, ये आपका फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में आपका आता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आइवरमेक्टिन इन एग्रीकल्चर? आइवरमेक्टिन का एग्रीकल्चर के अंदर क्या फंक्शन होता है? तो ये एक तरह का हर्बिसाइड होता है, या फिर फंगिसाइड होता है, या निमेटिसाइड, या फिर इंसेक्टिसाइड, या PGR। मैंने बताया था इस सेशन में कुछ जो क्वेश्चन है वो थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं,
इन क्वेश्चंस को इसलिए डाला गया है क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि मुझे तो नहीं आ रहे, तो आप थोड़ा नर्वस फील करते हैं, तो वो फीस यहाँ पर क्लियर करवाने की कोशिश की गई है। तो आपका यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है जो एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जो माइट्स और वर्म को कंट्रोल करता है। माइट और वर्म को कंट्रोल किया जाता है इससे। इसको डिराइव किससे किया गया है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एवर्मेटिस से इसको डिराइव किया गया है। जो हर्बिसाइड होता है उसका यूज़ वीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फंगिसाइड का यूज़ फंगस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही निमेटिसाइड का निमेटोड को कंट्रोल में, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की बल्क डेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा, आज के लिए होमवर्क रहेगा। आपको दो क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपको एक क्वेश्चन पीछे दिया था और एक क्वेश्चन ये है। दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। विच इरिगेशन मेथड इज यूज्ड इज मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वाटर यूज। वाटर यूज के टर्म्स में कौन सा मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है, तो चेक बेसिन, फरो, ड्रिप या स्प्रिंकलर या फिर बॉर्डर स्ट्रिप। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका उपयोग यानी कि ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है। मोस्ट एफिशिएंट होती है। वाटर को डायरेक्टली प्लांट की रूट जोन के अंदर ड्रिप लगाकर अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है, इवेपोरेशन लॉसेज और रन ऑफ के लॉस को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। उसके अलावा जो आपका चेक बेसिन होता है वो ज़्यादा वाटर लॉस होता है इसमें, और यानी कि लीचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। जो फरो होता है उसमें क्या होता है, चेक बेसिन से थोड़ा बेटर होता है, लेकिन लॉस यहाँ भी होता है। किसके कंपैरिजन में, ड्रिप इरिगेशन के कंपैरिजन में। स्प्रिंकलर जो है उसको अंडुलेटिंग लैंड पर यूज़ किया जाता है इक्वल वाटर के स्प्रे करने के लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेज क्या होती है, इवेपोरेशन लॉसेज ज़्यादा होते हैं। इवेपोरेशन लॉसेज सबसे ज़्यादा होते हैं, और एक विंड वेव मतलब जो विंड स्पीड होती है वो भी यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम होती है। बॉर्डर स्ट्रिप होता है ट्रेडिशनल मेथड होता है, ये आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रोम्बे वॉल इज ए टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद। ट्रोम्बे वॉल जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, किससे एसोसिएटेड है, तो ट्रोम्बे वॉल जो होता है एक पैसिव सोलर डिज़ाइन है जो हीट को ऑब्जॉर्व करके रूम या ग्रीन हाउस को गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका मतलब कि ये रेडिएशन को क्या करता है, ट्रैप करता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता है। सोइल इरोजन का कंट्रोल भी नहीं करेगा। सोलर एनर्जी का स्टोरेज करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवेपोरेशन का सप्रेशन करेगा, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। और कंपोस्टिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको टैंक बनाने पड़ेंगे या फिर रिचार्ज वेल्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि गड्ढा खोद देंगे वहाँ पर पानी जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, फिर वो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं, रिचार्ज वेल्स कहा जाता है। सोइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए आपको कंटूर बंडिंग करनी पड़ सकती है या फिर वेजिटेटिव स्ट्रिप्स लगानी पड़ सकते हैं। ये क्या करेंगे, आपकी सोइल की इरोजन को रोकने का काम करेंगी। इसके बाद में कंपोस्टिंग के बारे में, ऑर्गेनिक मैटर का मैनेजमेंट होता है एक तरीके का, और इवेपोरेशन से बचने के लिए आपको मल्चिंग करना पड़ेगा। ये आपकी बेसिक जानकारियाँ हो गई। आगे है PPR यानी कि पेस्ट डेज पेटिस रूमिनेंट्स इज ए डेडली वायरल डिजीज इन। अब की बार AFO में एक अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा गया जिसको कोई नहीं पढ़ा था, वैसे ही आपके मतलब कि देखने को मिल सकता है एक नया क्वेश्चन, वैसे ही इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया है। PPR जो किसका वायरल डिजीज है, डेडली वायरल डिजीज है। तो ये आपका क्या होता है, जो बकरी और भेड़ होते हैं यानी कि गोट और शीप होते हैं उनके अंदर वायरल डिजीज होता है। इससे क्या होता है, फीवर आता है, अल्सर हो जाता है, न्यूमोनिया और डायरिया आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
BHC जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है वो क्या है? हर्बिसाइड है या फंगिसाइड है, रोडेंटिसाइड है, इंसेक्टिसाइड या फिर सोइल कंडीशनर है? इनमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इसको लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका ट्रेड नेम होता है, ये याद रखना एक तो। इसके साथ ये जो ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड होता है, इसकी कैटेगरी पूछा जाए तो ऑर्गेनोक्लोरीन होता है, यानी कि ये क्या होता है? एक इंसेक्टिसाइड होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्निक इन अनियन यूज। अनियन के अंदर जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, या फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, या फिर A एंड B दोनों, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर क्लोनल प्रोपगेशन। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी दोनों का यूज़ किया जाता है ओनियन में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है? जो एक प्लांट होता है वो अपने ही दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। MSP और FRP वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, वहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और मस्त रहिए।